सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है दैट वी आर डूइंग द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड इसके अंदर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपना कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सेक्शन 10 तक कवर कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 13 कवर करने वाले हैं, दैट इज द ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। बेसिकली इसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 5 के बारे में और सेक्शन 13 के बारे में, कि एक्चुअल में सेक्शन 5 तो ये कहता है कि हम प्रॉपर्टी को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है, उसके हम कंडीशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसेंशियल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ये था कि प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर कोई भी लिविंग पर्सन नहीं है या प्रॉपर्टी अगर जो है उसकी ट्रांसफ़र किसी पर्सन की डेथ के बाद अराइज होती है, लाइक विल के केस में, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होंगे। टीपीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कवर करेंगे ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, या फिर कोई अगर लीगल एंटिटी है तो उसके बीच के ट्रांसफर्स यहाँ पे माने जाएंगे। लेकिन जो हमारा सेक्शन 13 है वो बात करता है अनबॉर्न पर्सन्स के बारे में, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा चाइल्ड कह लो या पर्सन कह लो, जिसका कभी बर्थ नहीं हुआ, तो क्या उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा जा सकता है? क्या उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी ना किसी तरीके से क्या ट्रांसफ़र करा जा सकता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर? क्या वो गवर्न होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किस तरीके से होगा? ठीक है? तो क्या हम मतलब कभी भी किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लिविंग पर्सन ही होना ज़रूरी है? तो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम किसी, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा सकती है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, उसी के बाद ही उसके बेनिफिट के लिए हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं अच्छे से इसको डिटेल के अंदर कि एक्चुअल में कैसे हम प्रॉपर्टी को किसी अनबॉर्न पर्सन के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर में होंगे, सुनकर खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, दैट इज हाउ डू यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू समवन हु डजंट इवन एग्जिस्ट। ऐसा पर्सन जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कि उसको हम प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं सेक्शन 13 की हेल्प से। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अनबॉर्न पर्सन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। देखो, अनबॉर्न पर्सन का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई बर्थ नहीं हुआ, जो कि अभी जिस स्टेट को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस स्टेट को वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक अनबॉर्न पर्सन है। अब वो अनबॉर्न पर्सन हम ऐसे पर्सन को कहेंगे जो कि मदर की वोम में भी नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी वो बच्चा है ही नहीं कहीं पर भी, मदर की वोम में भी नहीं है वो बच्चा। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड द अनबॉर्न पर्सन। और इसका लीगल स्टेटस क्या रहता है, इट कैन नॉट बी द डायरेक्ट ट्रांसफर। इस पर्सन को हम डायरेक्टली ट्रांसफर ही नहीं कंसिडर कर सकते, यानी कि डायरेक्टली हम किसी भी अनबॉर्न पर्सन के पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, कि बहुत ही ऑब्वियस है रीज़न है कि वो पर्सन तो है ही नहीं ना दुनिया के अंदर, ना तो मदर की वोम में है और ना ही कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी हवा में हम प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी अब लवारिस नहीं रह सकती। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी कह लो कि उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक ज़रूर होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका ऑनर ही ना हो कोई भी। ठीक है, एक सेकंड के लिए भी ये चीज़ नहीं हो सकती किसी प्रॉपर्टी का कोई ऑनर ना हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल एकदम क्लियर समझ लो कि प्रॉपर्टी, हम कोई भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते कि उसका कोई ऑनर ही ना है। तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी को ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि अभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो प्रॉपर्टी का तो ऑनर ही नहीं रहेगा तब तक कोई, है ना? तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे गवर्न नहीं होते। फिर बॉर्न में अगर वो पर्सन का बर्थ हो चुका है, तब तो हम इजीली उसको एक लिविंग पर्सन कंसीडर करके प्रॉपर्टी को सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं और वैलिड मानी जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन आती है मिडिल वाली, कि जहाँ पर वो बच्चा अभी मदर के वोम के अंदर है, तो यहाँ पर इसको एक लीगल मैक्सिम का नाम दिया गया, दैट इज एन वेंट्रे सा मेरे। एन वेंट्रे सा मेरे एक एक्सेप्शन है, जो कि एक एक पर्सन को जो कि मदर की वोम के अंदर है, उसको एक लिविंग पर्सन कंसीडर करता है और एक कंपीटेंट ट्रांसफर ही कंसीडर करता है फॉर द डायरेक्ट ट्रांसफर्स, कि डायरेक्टली अगर कोई पर्सन अभी मदर की वॉम के अंदर है, उसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लिविंग पर्सन मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन वॉम में भी नहीं है तो वो अनबॉर्न पर्सन है, उसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते कि उसको प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर करी जाए। लेकिन ये जो एक्सेप्शन हम बात कर रहे हैं, दैट इज एन वेंट्रे सामेरे, दैट इज द पर्सन हु इज इन द मदर्स वोम, उसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो भी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और पर्सन के थ्रू ही ट्रांसफर करी जाएगी वो प्रॉपर्टी। और उसकी दो कंडीशंस होती हैं जिसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे। एक अनबॉर्न पर्सन स्ट्रिक्टली मीन्स द पर्सन हु इज नॉट येट कंसीव। लेकिन अगर वो कंसीव्ड कर लिया गया है, वो मदर की वूम के अंदर है, तो दैट इज अ कंपीटेंट ट्रांसफर, उसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लिविंग पर्सन कंसिडर करेंगे इन लॉ। अब सेक्शन 5 जो है हमारा, उसका जनरल रूल ये कहता है
कि किसी भी पर्सन कोई प्रॉपर्टी अगर हमें ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, किसी लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होगी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो वो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी वो ट्रांसफ़र, क्योंकि हम किसी भी प्रॉपर्टी को सस्पेंस में नहीं छोड़ सकते या फिर एबियंस में भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि उस प्रॉपर्टी को कोई ना कोई ऑनर उस प्रॉपर्टी का ज़रूर होना चाहिए। सो सिंस द अनबॉर्न पर्सन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो इंटरेस्ट कैन नॉट वेस्ट इन हिम, सो द प्रॉपर्टी रिमेन कैन नॉट रिमेन इन सस्पेंस। तो अगर हम डायरेक्टली किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करते भी हैं प्रॉपर्टी, तो लीगली वो इम्परमिसिबल होगा और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा सेक्शन 13 इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अनबॉर्न पर्सन के पास भी। सो देखो, सेक्शन 5 के हिसाब से तो डायरेक्टली अगर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो वाइड होगा, ठीक है? हम डायरेक्टली किसी भी अनबॉर्न पर्सन के पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक्सेप्शन दिया गया सेक्शन 13 के अंदर, जो कि परमिट करता है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन सब्जेक्ट टू टू मैंडेटरी कंडीशंस, कि हम अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि मान लो कि हम ऐसा सोच लें कि अभी वो पर्सन दुनिया के अंदर नहीं आया, तब तक के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी ऐसे पर्सन के पास ट्रांसफ़र कर देता हूँ जो अभी ज़िंदा है। उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास पहुँच जाएगी, उस अनबॉर्न पर्सन के पास पहुँच जाएगी जिस स्टेट को ये ट्रांसफ़र करी गई है, क्योंकि उसके बाद तो वो एग्जिस्टेंस में आ ही जाएगा, दुनिया के अंदर आ ही जाएगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी उस पर्सन के पास। लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज करी गई हैं, और वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली चीज़ तो एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सेकेंडली एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इनका मतलब क्या होता है, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से और डिटेल में समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमारा जो सेक्शन 13 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही बेस है आपका सारे के सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि इसी के बाद ही जब हम सेक्शन 14 से लेके 18 तक कवर करेंगे, दैट इज रूल अगेंस्ट परपेचुअली, वो सेक्शन 13 के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहले आपको 13 सेक्शन जब तक समझ नहीं आएगा अच्छे से, आपको रूल अगेंस्ट परपेचुअली का जो डॉक्ट्रिन है वो भी अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। तो उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। अभी तक हमने ये समझा कि सेक्शन 5 के हिसाब से हम डायरेक्टली किसी भी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 13 इसकी एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि हम किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन इसकी क्या है, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कि सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी किसी लाइफ इंटरेस्ट एक बनाया जाएगा और पहले प्रॉपर्टी उसको पर्सन को ट्रांसफर करी जाएगी। लाइक से फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है अपने आने वाले किसी बच्चे के पास, ठीक है? अभी वो बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं आया, तो पहले आप उस प्रॉपर्टी को किसी एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, यानी कि एक लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे। और वो प्रॉपर्टी क्या कहकर आप ट्रांसफर करोगे कि आप इस प्रॉपर्टी को अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए इस ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कि जो भी आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है, जिस भी पर्सन को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, वो पर्सन एक ट्रस्टी के जैसे काम करेगा और एक ट्रस्टी के जैसे उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। और जैसे ही वो अनबॉर्न पर्सन दुनिया के अंदर आएगा, फिर वो उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ, जितना इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी को में दिया गया है, उस पर्सन के पास ट्रांसफ़र करा गया है, सेम टू सेम उसी इंटरेस्ट के साथ ही एब्सोल्यूटली उस प्रॉपर्टी को उस अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अभी अनबॉर्न पर्सन नहीं आया, तो उससे पहले आप किसी भी लिविंग पर्सन के पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे। सो द ट्रांसफर मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि जिस स्टेट को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उस स्टेट को कोई भी लिविंग पर्सन, जो भी पर्सन जिंदा है, उसके पास उस प्रॉपर्टी को पहले आप ट्रांसफर कर देंगे। अब ये पर्सन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी पहले ए पर्सन के पास जाए, फिर उसकी डेथ के बाद बी पर्सन के पास जाए, फिर उसकी डेथ के बाद ये फाइनली अनबॉर्न पर्सन के पास जाए। तो यानी कि एक से ज़्यादा लाइफ इंटरेस्ट भी क्रिएट करे जा सकते हैं, बट वन लाइफ इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। सो डायरेक्टली यहाँ पे आप डायग्राम से समझो, तो डायरेक्टली हम ट्रांसफरर से अनबॉर्न पर्सन के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, एक लिविंग इंटरमीडियरी चाहिए जिसको हम लाइफ इंटरेस्ट कहेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी इस लिविंग इंटरमीडियरी के पास, उसके बाद वहाँ से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उस अनबॉर्न पर्सन के पास। अब ये जो लिविंग इंटरमीडियरी है आपका, ये किस तरीके से एक्ट करेगा, एज अ ट्रांसफरी एक्ट, एज अ ट्रस्टी एक्ट करेगा, ट्रस्टी के जैसे, यानी कि जैसे हम ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से देखभाल करेगा जैसे कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, और उस प्रॉपर्टी में से वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर वो चाहता है तो प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ही कर सकता है। तो एक ट्रस्टी के जैसे उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, ख्याल रखेगा उस प्रॉपर्टी का, जब तक कि वो अनबॉर्न पर्सन लिविंग नहीं हो जाता।
यानी कि इस दुनिया के अंदर नहीं आ जाता। सो दे होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास ही रहेगी। आफ्टर देयर लाइफ टाइम, जैसे इनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? उस अनबॉर्न पर्सन के पास चली जाएगी, जो कि उस एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुका है। अब ये जो इंटरमीडियरी, लिविंग इंटरमीडियरी की हम बात करें, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांसफर कहे कि पहले प्रॉपर्टी ए लिविंग इंटरमीडियरी के पास जाएगी, ए लाइफ इंटरेस्ट के पास जाएगी, उसकी डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी बी इंटरमीडियरी के पास जाएगी, बी की डेथ होने के बाद फिर ये फाइनली प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? अनबॉर्न पर्सन के पास चली जाएगी। मतलब जब तक ये जो लिविंग इंटरमीडियरी जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी। इसकी डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगी। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी इमीडिएटली। द ब्रिज प्रिवेंट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉलिंग इनटू एबियंस। की पहली चीज तो ये कि अनबॉर्न पर्सन इमीडिएटली प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। लाइफ इंटरेस्ट जब तक जिंदा है तब तक उसी के पास रहेगी प्रॉपर्टी, उसकी डेथ के बाद ही अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगी। और ये जो लिविंग इंटरमीडियरी है, ये प्रॉपर्टी को एबियंस होने से बचाता है, यानी कि लावारिस होने से बचाता है। बेसिकली उस प्रॉपर्टी को एक ऑनर मिल जाता है कि ये जो ट्रांसफर है इसमें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है अनबॉर्न पर्सन को। बट क्योंकि अनबॉर्न पर्सन अभी दुनिया में है नहीं, तब तक वो प्रॉपर्टी हवा में तो रहेगी नहीं कहीं पे। मतलब किसी भी पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे बिना ऑनर के तो नहीं रह सकती। तो तब तक वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? उस लिविंग इंटरमीडियरी के पास रहेगी। तो इट प्रिवेंट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉलिंग इनटू एबियंस। सो आई होप कि आपको यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफर करनी है, उसका क्या मतलब है? सो देखो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी जिस तरीके से ट्रांसफरर ने अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करी है, सेम टू सेम उसी ही हालत में, यानी कि सेम वही इंटरेस्ट के साथ, सेम वही राइट्स टाइटल्स के साथ उस प्रॉपर्टी को अनबॉर्न पर्सन के पास ट्रांसफ़र करा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो लाइफ इंटरेस्ट है वो उस प्रॉपर्टी को आधा आधा यूज़ कर ले, आधी प्रॉपर्टी सेल कर दे किसी पर्सन को, बाकी की प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करे, तो फिर वो वॉइड हो जाएगी। जिस तरीके से क्योंकि उसको एक ट्रस्टी क्रिएट करा गया है यहाँ पे। तो जिस तरीके से ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है, उससे पहले उसने एक लाइफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, तो सेम सेम ही हालत में वो जो लाइफ इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगी। अगर उस जितना भी उस ट्रांसफरर ने इंटरेस्ट क्रिएट करा है, अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट कम दिया जाता है, तो फिर वो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। ठीक है, सो अनबॉर्न पर्सन के पास क्या आना चाहिए? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आना चाहिए कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र करी थी, उसी हालत में ही वो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लाइफ इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी को बीच में अपना हिस्सा नहीं रख सकता उसमें से, या बेच नहीं सकता उसमें से, या प्रॉपर्टी को किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, पूरा का पूरा ही इंटरेस्ट ट्रांसफर करा जाएगा अनबॉर्न पर्सन के पास। सो द अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी गिवन द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। सो अब ये जो टोटल प्रॉपर्टी है, यहाँ ये इस टोटल प्रॉपर्टी में से जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है, लिविंग इंटरमीडियरी है, उसके पास प्रॉपर्टी, वो जब तक जिंदा है तब तक उसके पास रहेगी। उसके बाद ये सारी की सारी ही प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर कर दी जाएगी? अनबॉर्न पर्सन के पास। सो अ लिविंग इंटरेस्ट और एनी लिमिटेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी गिवन टू द अनबॉर्न पर्सन। कि अनबॉर्न पर्सन के पास लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने पास रख ले। अगर वो लाइफ इंटरेस्ट है कि मैं थोड़ी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेता हूँ और बाकी की प्रॉपर्टी मैं अनबॉर्न पर्सन के पास ट्रांसफर कर देता हूँ, तो फिर वो बिल्कुल वॉइड हो जाएगी। इफ इफ गिवन एनीथिंग लेस देन द फुल ओनरशिप, अगर फुल ओनरशिप से थोड़ा बहुत भी कम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जा रहा है, तो वो ट्रांसफर क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। सो अब हम समझते हैं कि इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कि मतलब कि ये जो चेन चलती आ रही है, ये चेन कब ब्रेक हो सकती है। दैट इट मीन्स कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर से प्रॉपर्टी इंटरमीडिएरी के पास जाएगी, मतलब लाइफ इंटरेस्ट के पास जाएगी, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी हम अनबॉर्न पर्सन के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेन है आपका, ये कब ब्रेक हो सकता है, कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जहाँ पर ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं माना जा सकता। सो देखो, इसके दो सिचुएशंस हो सकती हैं, कि अगर तो वो जो लिविंग पर्सन है, लिविंग इंटरमीडियरी है, जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है फिलहाल अनबॉर्न पर्सन से पहले, तो वो पर्सन अगर उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत भी यूज़ कर देता है, मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली अनबॉर्न पर्सन के पास ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन वो अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के अलावा किसी भी और तरीके से प्रॉपर्टी को एलिनेट अगर कर देता है, इन दैट केस। और सेकंड केस इसका ये हो सकता है कि अगर तो वो जो अनबॉर्न पर्सन है, इफ़ द अनबॉर्न डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द लाइफ
इंटरेस्ट एंड्स, कि मान लो कि वो जो लिविंग पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा गया है लाइफ इंटरेस्ट के पास, अगर उस लाइफ इंटरेस्ट की पहले ही डेथ हो जाती है, बिफोर कि वो अनबॉर्न पर्सन इस दुनिया के अंदर आता, उसके दुनिया में आने से पहले ही इस लिविंग इंटरेस्ट की डेथ हो जाती है। ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है? पहली सिचुएशन तो ये, या तो उस लिविंग इंटरमीडियरी ने उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली छोड़ा ही नहीं, यानी कि उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करने लग गया। या सेकंड इसका सिचुएशन हो सकता है कि या फिर उस प्रॉपर्टी उस वो जो लिविंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है बिफोर कि वो अनबॉर्न पर्सन इस दुनिया में आता। तो इन दैट केस वो प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? उसके लीगल हेयर्स के पास पहुँच जाएगी। यानी कि जो ट्रांसफ़रर था, जो जिस भी पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी, उसके पास पहुँच जाएगी अगर वो ज़िंदा है तो। लेकिन अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उसके जो लिविंग हेयर्स होंगे, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल हेयर्स होंगे, उनके पास वो प्रॉपर्टी रिवर्स बैक हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी मतलब कहने का ये है कि किसी भी तरीके से इवन फॉर अ मोमेंट भी कोई भी प्रॉपर्टी सस्पेंस में नहीं रह सकती। अगर तो मान लो कि लिविंग इंटरमीडियरी की डेथ हो जाती है अनबॉर्न पर्सन की लिविंग लाइफ में आने से पहले ही, तो इन दैट केस वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस चली जाएगी ट्रांसफरर के पास, या फिर अगर ट्रांसफर जिंदा नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स के पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे जो हमने सेक्शन 13 पढ़ा उसको हम अच्छे से समझने के लिए एक केस डिस्कस करते हैं, दैट इज गिरिजेश दत्त वर्सेस दत्ता दिन का। सो देखो इस केस के अंदर क्या हुआ था, एक वुमेन है, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दिया अपने नीस को फॉर देयर लाइफ टाइम, और उसके बाद उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बी के मेल डिसेंडेंट्स के पास जाएगी। यानी कि ए एक वुमेन है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी उसके लाइफ के लिए कि जब तक वो जिंदा है प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी, और फिर बी के डेथ के बाद जो बी के मेल डिसेंडेंट्स होंगे उनके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन मान लो कि यहाँ पर बी का कोई भी मेल डिसेंडेंट नहीं हुआ, यानी कि उसका कोई भी मेल आगे नहीं हुआ, सन नहीं हुआ, पर उसकी डॉटर हो जाती है। तो अब वो प्रॉपर्टी फिर उसने कहा कि अगर डॉटर होती तो डॉटर के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन उसके पास एलिनेशन का कोई भी राइट नहीं होगा। एलिनेशन का हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपने सेक्शन 10 जब हमने समझा था तो हमने डिटेल में समझ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख कर आओ। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि ए ने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में देता हूँ बी को, और फॉर द लाइफ टाइम, यानी कि बी क्या है, एक लाइफ इंटरेस्ट उसने क्रिएट कर दिया, और उसकी लाइफ के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बी के जो मेल डिसेंडेंट्स होंगे उनके पास जाएगी। बट एक्चुअल में होता क्या है कि अगर बी के कोई मेल डिसेंडेंट्स नहीं होते तो फिर वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बी की डॉटर के पास जाएगी। यानी कि बी के जो भी डॉटर होगी, फीमेल चाइल्ड होगा उसका, उसके पास जाएगी, लेकिन उस फीमेल के पास एलिनेशन का कोई भी राइट नहीं होगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। एंड ए इज नेफ्यू, और ए के नेफ्यू के पास नहीं तो फिर वापस आ जाएगी इफ बी हैड नो डिसेंडेंट्स, कि अगर बी के आगे कोई डिसेंडेंट्स नहीं होते तो इन दैट केस फिर वो प्रॉपर्टी ए के नेफ्यू के पास वापस चली जाएगी। तो मतलब इस तरीके से उसने कहा कि ए ने क्या कहा कि प्रॉपर्टी अपनी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया उसने बी के पास। उसने 3 कंडीशंस यहाँ पे बना दी कि अगर तो मेल चाइल्ड होता है उसका तो फिर तो एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल वैलिड है सिचुएशन। लेकिन अगर मान लो कि बी की डॉटर हो जाती है तो फिर उसके पास तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन उसके पास एलिनेशन का कोई भी राइट नहीं होगा कि वो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर अगर अगर बी का कोई भी मेल नहीं होता या चाइल्ड नहीं होता, मान लो कोई मेल या डॉटर भी नहीं होता उसका, मतलब फीमेल या फिर मेल चाइल्ड नहीं होता, तो फिर वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? वापस से ए के नेफ्यू के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये केस के अंदर उसने बोला। अब यहाँ पर एक क्रूशियल फैक्ट ये है कि बी के बीच में डेथ हो जाती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई बी के डॉटर के पास, क्या वो सेक्शन 13 के हिसाब से क्या वो वैलिड थी या फिर नहीं थी? तो इसको हम अच्छे से समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो देखो, जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपने नीस के पास, यानी कि बी के पास, उसने एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तब तक वो प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड थी, वो ट्रांसफर बिल्कुल वैलिड थी कि सेक्शन 13 के अंदर हमने यही तो समझा ना अभी कि एक लिविंग इंटरेस्ट क्रिएट करा जाएगा अगर हमने किसी अनबॉर्न पर्सन के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो वहां तक तो बिल्कुल सही था। फिर उसने कहा कि बी के जो मेल डिसेंडेंट्स होंगे उनके पास ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी, एब्सोल्युटली ट्रांसफर करी जाएगी प्रॉपर्टी, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो सारी की सारी जो 2 सिचुएशंस थी कि एक लिविंग पर्सन होना चाहिए और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी चाहिए, तो ये दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ की स्टेज तक तो हर एक चीज़ बिल्कुल सही थी, वैलिड थी। लेकिन वॉइड कहाँ पर जाकर होती है? जब उसने कहा कि बी के अगर मेल नहीं होता, अगर कोई फीमेल चाइल्ड होती है तो उस फीमेल के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी, लेकिन उसके पास एलियनेशन का कोई भी राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमने सेकंड सिचुएशन पढ़ी थी, सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि प्रॉपर्टी
कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करा जाएगा, तो यहाँ पर तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसने कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि एलिनेशन का राइट नहीं रहेगा उसके पास। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया है, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया गया। तो ये सेक्शन 13 यहाँ पे वायलेट हो जाता है और ये ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगी। फिर उसने कहा कि अगर मान लो उसके कोई भी बच्चा नहीं होता, ना मेल होता है, ना फीमेल होता है, तो फिर ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ए के नेफ्यू के पास जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर बी के केस में ही वॉइड हो गई, यहाँ पर ही अगर वो ट्रांसफ़र वॉइड हो गई, फिर ये ए के नेफ्यू के पास कैसे जा सकती है। तो ये भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो कि ऑलरेडी एक वॉइड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये प्रिंसिपल आपका सेक्शन 17 और 18 के अंदर आई गेस है, आपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो यहाँ पे, अगर हम कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं और वो ट्रांसफ़र ऑलरेडी किसी वॉइड चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके सब्सिक्वेंट जो भी ट्रांसफ़र होगी वो भी ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमने बी को ट्रांसफ़र करा था प्रॉपर्टी, वो तो वॉइड था ही, और वॉइड के बाद ही नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो भी करी जाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र डिपेंडेंट अपॉन द अर्लियर इनवैलिड ट्रांसफ़र इज देयरफॉर आल्सो fails. So any deviation from the absolute interest for the unborn destroys the subsequent chain. तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली ही प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी लिमिटेशन लगाया जाता है तो वो वॉइड हो जाएगा। फिर वो जो वॉइड के ऊपर ही नेक्स्ट सिचुएशन डिपेंड करती थी, तो वो भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सो यहाँ पे इस केस में ये बताया गया। सो विद दिस हमारा सेक्शन 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, दैट अ ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन तभी वैलिड होगा व्हेन इट इज प्रिसीडेड बाय द लाइफ इंटरेस्ट इन द लिविंग पर्सन। वो लिविंग पर्सन एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एक लिविंग पर्सन के अंदर, मतलब ट्रांसफर एक लिविंग इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, एंड द अनबॉर्न पर्सन इज गिवन द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, और अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही दिया जाएगा, कोई भी तरीके की कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज नहीं करी जा सकती। फेलिंग विच द ट्रांसफर इज वॉइड, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो वो ट्रांसफर क्या हो जाएगी, सेक्शन 13 के हिसाब से वॉइड हो जाएगी। सो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है सेक्शन 13 के अंदर। सो आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये जो आपको टॉपिक है सेक्शन 13 आपका, ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यही आपका बेस होने वाला है जो हम आगे आने वाली वीडियो में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी करेंगे उसका। तो आई होप कि आपको इसे समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो कि यहाँ तक आए तो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।